अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम पार्टी की क़यादत को रिलीफ मिलने और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जल्द रिहाई से मुतल्लिक उम्मीद जाहिर कर रही है, मगर दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने जहराना और महाजराई की पोजीशन जारी रखी हुई है। और अलमिया यह है कि इसी दौरान पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। कोई रहनुमा पार्टी में मुनाफिकों की मौजूदगी का दावा करके पार्टी की क़यादत को धमकी दे रहा है, तो कोई पार्टी में एजेंट प्लांट किए जाने का दावा कर रहा है। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब पिछले कुछ रोज के दौरान ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मुफाहमत का इम्कान मुमकिन है, जिसमें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अपनी टीम के साथ पेशावर हेडक्वार्टर जाने का मामला हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं का रूपोशी से मंजर आम पे आने का मामला हो। इसके अलावा सानिया 9 मई के चंद मुल्जिमान को भी पिछले दिनों रिहा किया गया है, जिसके बाद सियासी हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एनआरओ दिए जाने से मुतल्लिक कियासराइयाँ जोर पकड़ रही थी, मगर ज़राए ये बताते हैं कि मुख्तदरा हलकों में 9 मई से मुतल्लिक सोच या पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई है। और आज भी पॉलिसी यही है कि सानिया 9 मई के मनसूबा साजों, हौसला अफजाई करने वालों और उसे अमली जामा पहनाने वालों के साथ कोई मुफाहमत नहीं की जाएगी। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इन मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा। खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खोसा साहब, एक तो जो वकला है वो कह रहे हैं कि जल्द इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे, साइफर केस में भी उनकी बेल हो जाएगी, और जो एक और केस है उनके ऊपर इद्दत वाला, उसमें भी शायद उनको रिलीफ मिल जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान की जो पोजीशन है, सियासी पोजीशन, उसमें अभी भी कहीं दूर दूर तक कोई सॉफ्टनेस नजर नहीं आ रही है। कल भी उन्होंने नाम लेके तनकीद की है। ये क्या मामला है इस वक्त, क्या हिकमत अमली क्या है सियासी तहरीक इंसाफ की? देखें, क्या आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ या जो है बानी चेयरमैन इमरान खान साहब किसी की जो है डील करेंगे या किसी की गुलामी में जाएंगे या किसी की सबसर्वियंस में जाएंगे? देखें, वो बिल्कुल नाक की है, वो ना इंतकाम की सियासत में यकीन रखते हैं, ना ही वो जो है अपना कोई नफरतों के जो है उसमें पढ़ते हैं। वो तो आइन की बालादस्ती चाहते हैं और आइन के मुताबिक जो रियासत के खदोखाल है, यानी जमहूरियत का, अवाम का जो फैसला है, अवाम का जो मैंडेट है, उसकी वो बहाली चाहते हैं और अदालत जो जंजीरों में जकड़ी हुई है उसकी आज़ादी चाहते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लचक की क्या बात है। इमरान लेकिन लतीफ़ खोसा साहब, जो चेयरमैन है आपकी जमात के गौहर अली खान साहब, वो तो बार बार आके ये बताते हैं कि हमारी तो किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, ना किसी और से लड़ाई है। लेकिन जब इमरान खान साहब बात करते हैं सहाफ़ियों से, तो उससे तो बिल्कुल ही उसके बरक्स चीज सामने आती है। वो तो आज भी नाम ले लेके तनकीद कर रहे हैं। नहीं, देखें, तनकीद तो नाम लेके इसलिए कर रहे हैं कि मुदाखलत बंद होनी चाहिए। क्या किसी कोई इबहाम है कि मुदाखलत नहीं हो रही है? क्या किसी को जो 6 जज साहबान ने कह दिया है कि हमारे निज़ाम अदल पर जो है मुतासर हो रही है एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट, और इसकी जो है कमीशन बनाया जाए? तो क्या ये छोटी बात है? कम मतलब है, कोई मजाक है? जिस तरह से आखिरी हफ्ते में इमरान खान साहब को इलेक्शन से एक हफ्ता पहले जो 3 सजाएं की गई, बुलडोज किया गया, राना सनाउल्लाह के अल्फाज सुन लेंगे, इस भोंडे तरीके से जो उनको सजाएं की गई हैं, ये कौन सी जो है अदालत इनको बहाल रख सकती है? और ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर जो है अप्रैल में ही इमरान खान की सभी केसों में से जो है मुखलसी हो जाएगी और ये बाहर आ जाएंगे। तो इसमें कोई एहसान या डील वाली बात नहीं है, खुदारा। ये कमजरफी वाली बात होगी अगर कोई इसको डील कहेगा तो। अच्छा, डील वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो 6 जजेस ने खत लिखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि एक सेंटिमेंट बदला है। तो आपके ख्याल में क्या स्पेस इस वजह से मिली है क्योंकि अब जजेस ने खत लिख दिया है तो अदालती रिलीफ भी आपको मिलना शुरू हो गया? ऐसा नहीं है, ये तो हमें तो 8 फरवरी की अवाम ने जो मैंडेट दिया है, अवाम ने 2 टोक अल्फाज में बड़े वाज़े तौर पर बबांगे दोल कहा है, अपना हक बताया है और उन्होंने बताया है कि वही हुक्मरानी का हक रखते हैं। कोई तनख्वाहदार इदारा या तनख्वाहदार शख्स जो है वो पे मास्टर्स पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। माफ कीजिएगा, एक ही इदारा है जो पार्लियामान है, और पार्लियामान जो है अवाम के मुंतखब नुमाइंदों में से होता है। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम ने मुंतखब किए हैं, वहाँ अगर फॉर्म 47 से 100 बंदों को घुसपैठिया बना के और उनको बिठा दिया गया है, तो ये अवाम की तज़हीक है और आइन की तजलील है। तो इसलिए खुदारा आइन को बहाल कीजिएगा। हम क्यों मशरकी पाकिस्तान से सबक नहीं सीखे?
हमने 162 सीटें जिसने ली थी अवामी लीग ने 163 में से, हमने उनका मैंडेट ना माना और मैंडेट ना मान के हमने मुल्क तो तोड़ दिया। लेकिन हमने लेकिन लतीफ खोसा साहब ये बताइएगा कि आप भी कह रहे हैं कि मैं वसूख से कह रहा हूं कि अप्रैल के महीने में इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। अब जो 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इद्दत वाला और साइफर केस, वो जिस स्टेज पर है मुमकिन है उनको बेल मिल जाए या एक केस में शायद जो अपील है वो उनकी कामयाब हो जाए। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस इस वक्त जो है वो अदालत में है और शायद वो मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए, मुमकिन तौर पर उसमें सजा हो सकती है। 9 मई का केस है, वो भी इस वक्त उसमें इमरान खान जो है वो नामजद हैं। तो आपको क्यों फिर उम्मीद है, कैसे उम्मीद है आपको कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे? मुझे इसलिए उम्मीद है और यकीन है, वासक है, क्योंकि साइफर केस में आपने खुद सुन लिया है कि किधर है साइफर, वो इंस्ट्रूमेंट, वो डॉक्यूमेंट किधर है जिसकी बुनियाद पर सजा की है, उसका वजूद ही नहीं है, वो अदालत में पेश ही नहीं किया गया है, वो तो बरियत ठहर गई जो है लिखा रखा है, नोशा दीवार है। और दूसरी बात रही जहाँ तक वो इद्दत की तो इतना शर्मनाक मुकदमा है कि दुनिया 1400 साल में ऐसा नहीं हुआ है और दुनिया में जितनी बदनामी मजहब इस्लाम, दीन इस्लाम की हुई है इस वजह से, वो तो बरियत इंशाल्लाह आप देख लेंगे। जहाँ तक ताल्लुक है तो ये अल-कादिर ट्रस्ट वाला 109 मिलियन वाला, वो CF जो है मेन प्राइम प्रिंसिपल विटनेस, उसका एग्जामिन हो गया है PW6, मैंने उसकी नकल लगा दी है। उसने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड सीधा अल मशरिक बैंक लंदन से ये जो के खानवादे के अकाउंट्स में से सीधा सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में आया है और इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस साहब ने सीधा वो खजाने में भेज दिया है। उसमें एक धेले का भी ना इमरान खान को और ना बुशरा बीबी को कोई एडवांटेज मिला है। और जहाँ तक वो क्विड प्रो को कहते हैं कि उसके खजाने में जो जमीन 460 कनाल जो अल-कादिर ट्रस्ट के नाम सुहावे में दी गई है, वो ट्रस्ट के नाम है, वो मौजूद है, बिल्डिंग मौजूद है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, मुफ्त तालीम उन्हें मिल रही है वो, और उसमें भी इमरान खान या बुशरा बीबी ना मफाद उठाया है, ना धेले का है, ना उस ट्रस्ट की मैनेजमेंट में उनका कोई दखल अमल है। वो वाज़े तौर पर बयान दे गया है कि इन दोनों ट्रांजैक्शंस में 190 मिलियन पाउंड के लंदन से आने में और ये सुहावे में जो गिफ्ट के तौर पर जो वक्फ किया है, वो उसमें किसी तौर पर भी वो इमरान खान और बुशरा भी। लेकिन इसके अलावा अभी देखिए जो कुछ हालात हुए, जिस केस में तोशा खाना में जमानत मिली इमरान खान को, हमाद अजहर मंजर आम पर आ गए, फवाद चौधरी साहब 2 दिन पहले बेल में वो भी बाहर आ गए। तो इसके बाद एक जो बात की जा रही थी कि शायद कहीं कोई लचक की पॉलिसी है, पॉलिसी तब्दील हो रही है, तो जरा ये बताते हैं कि जो मुक्तदरा है 9 मई के हवाले से उसकी पॉलिसी में कोई शिफ्ट नहीं आया है। जो भी उसके प्लानर्स थे जिन्होंने अमली जामा पहनाया, उनको कायदा कटहरे में लाया जाएगा, उनके लिए कोई नरमी नहीं होगी। तो वो केस में तो इमरान खान साहब भी नामजद हैं। हम कब कह रहे हैं हमें नरमी चाहिए? देखें, हम तो खुद कमीशन मांग रहे हैं। ये ऑर्केस्ट्रेटेड 9 मई बार बार आप भी कहते हैं और हमारे मुखालिफ भी कहते हैं, 9 मई के पीछे क्यों छुपते हैं? 9 मई को तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक कमरे से वर्दियों में घुस कर जाके गिरफ्तार किया था, वहाँ वकीलों को मारा गया था, वहाँ जो है अमले को, हाई कोर्ट के अमले को मारा गया था, वहाँ से रिकॉर्ड जो है रूम को वो जो है डैमेज किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि ये सैंक्चुरी ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ के ऐवानों में किसी को दस्तरस करने का अख्तियार नहीं है। तो कौन से रेंजर्स को, कौन से वर्दी वाले को सजा हुई है उस बात की? मुझे बताएं। इमरान खान के तो वो 9, 10, 11, 12 बाबा सलासल थे, वो तो उनकी दस्तरस में थे, कैद में थे। तो फिर उनके ऊपर, लेकिन बाद में इमरान खान उसको जस्टिफाई तो करते रहे ना कि अगर मुझे आप इस तरह गिरफ्तार करेंगे तो फिर GHQ के बाहर, कोर कमांडर हाउस के बाहर ही एहतजाज होगा। इसको तो जस्टिफाई करते रहे ना। वो जस्टिफाई करने से मुजरिम बन जाता है, मुल्जिम बन जाता है। जस्टिफाई करने से मुल्जिम बन जाता है। अगर कोर कमांडर हाउस को जलाया जाए और उसको जस्टिफाई किया जाए तो फिर कैसे आप कह सकते हैं कि उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा? ओ भाईजान, कमांडर हाउस को किसी ने नहीं जलाया। ये ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा को खुदारा मत 45 साल बाद जो है इंक्वायरी में मत कहें फिर के 10 जब लतीफ खोसा साहब, मामला ये कि जब कुछ लोग कह रहे थे ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, उस वक्त भी इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमारे लोग ने एहतजाज किया, हमारे लोग एहतजाज क्यों नहीं करेंगे अगर मुझे रेंजर्स गिरफ्तार करेगी? तो वो तो उसके बरक्स मौकिफ ले रहे थे। देखें, अगर आप वर्दियों में जाके किसी को गिरफ्तार करेंगे, लीडर को, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को इन्होंने किया था तो हम सारे निकले थे ना हम सारे पाकिस्तान के बुकला और पाकिस्तान के सारे। फिर हमें भी दहशतगर्दी में बंद कर दें,
क्योंकि हमने भी एहतजाज बड़ा शदीद किस्म का किया था और मुक्के दिखाने तो वालों को फिर हमने भगा दिया पोजीशन था। क्या है कि जो लोग थे वो हमने निकले थे, वो उड़ा दिया तहरीक इंसाफ के थे, इमरान खान के लिए निकले थे, या सब ड्रामेबाजी थी? कौन सा? जो कोर कमांडर हाउस को जलाया गया है या जीएचक्यू के कोर ऊपर कमांडर हाउस को माफ कीजिएगा, कोर कमांडर हाउस को जलाने वाले जो थे वो मैंने तो स्टूडेंट लाइफ से ये ड्रामे देखे हैं। वो अगर हमारे अंदर से पुरअमन एहतजाज हो तो बीच में से तकरीबकार अपने भेजकर वो ये हरकतें करवाते होते हैं, हमेशा एजेंसीज करवाती हैं, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। देखें जिन लोगों ने बहरहाल उसमें तो वो लोग थे जो पीटीआई का झंडा लेके बाद में एक्सेप्ट भी कर रहे थे कि हमसे गलती हुई है, ऐसे लोगों की भी वीडियो सामने आई है ना। तो अगर आप कह रहे हैं कि कुछ देखें, अगर आप तो जिंदा बाप के कत्ल भी मान लेगा अगर आप उनको जो है अपनी तहवील में रखेंगे। जो भी जबर करता है, इस तरह से जुल्म करता है, आपने जितने जो है मीडिया पे जाते हुए देखे हैं, जितनों ने जो है टीवी पे आके ऐलानात किए, अब सारे माफी मांग रहे हैं कि हमें जबर के तहत करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इसी मामले पर हम मजीद बात करेंगे। हम मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमा ये कह रहे हैं कि इमरान खान इसी माह यानी कि अप्रैल में जेल से बाहर आ जाएंगे, तो दूसरी तरफ इमरान खान ने अभी भी अपना जो सियासी मौक़िफ़ है वो बहुत सख्त रखा हुआ है, उसमें कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर ने। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान इसी महीने अप्रैल के महीने में ही जेल से बाहर आ जाएंगे। जो 2 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, इद्दत का केस, साइफर का केस, उसमें भी उनको बेल मिल जाएगी या वो केसेस ही खत्म हो जाएंगे। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि आसानियां हैं? क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान मुसलसल हीट बढ़ा रहे हैं। कल भी उन्होंने सहाफ़ियों से जब गुफ्तगू की अडियाला जेल में तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और कुछ खास लोगों का नाम लेके उन्होंने तनकीद की है उन पर। देखिए, ये जो वकील हजरात है ना, ये तो हमेशा यही दावा करते हैं जी कि उनका जो आदमी है वो ख्वाह वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, जो भी हो, उसका वकील यही कहेगा जी कि वो अनकरीब जो है वो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में हैं और जेल में जो लोग उनको मिलते हैं या वो सहाफ़ी जिनके साथ वो बातचीत करते हैं, तो उनके साथ अगर आप गुफ्तगू करें तो आपको यह पता चलता है कि इमरान खान साहब को ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि उनको इतनी जल्दी छोड़ दिया जाएगा। या तो उन्होंने इमरान खान को डील कर रहे हों या उन्होंने किसी के साथ कोई बैकडोर चैनल खोला हो, तो वो तो अपनी पार्टी के उन लोगों को भी डिस्करेज कर रहे हैं जिन्होंने कोई बैकडोर चैनल खोला हुआ है या वो जाके किसी से मुलाकात करते हैं। उन्होंने तो यहां तक अपने लोगों से कहा कि अगर किसी ने मेरे बिहाफ पे किसी के साथ डील करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपकी कोई डील जो है उसको मैंने अप्रूव नहीं करना और मैं जेल में ठीक हूं और आप लोग जो हैं वो अपनी फिक्र करें, मेरी फिक्र ना करें। बल्कि उन्होंने एक तो जो तहरीक इंसाफ के बहुत ही जिम्मेदार हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनके साथ तो उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता, बहुत सख्त उन्होंने अल्फाज अपने बारे में उन्होंने अदा किए कि मैं उनको नरम से नरम अगर करूं उन अल्फाज को तो उसका मतलब यह है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं इनके साथ डील नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने नवाज शरीफ को फतह कर लिया, इन्होंने आसिफ जरदारी को फतह कर लिया, ये हर किसी को फतह कर सकते हैं, ये मुझे फतह नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब की साइफर केस में भी जमानत हो जाती है, इद्दत केस में भी जमानत हो जाती है, तो उन पे और भी बहुत से केस हैं, तकरीबन 200 के करीब केस हैं, तो किसी ना किसी केस में उनको अंदर ही रखा जाएगा। क्योंकि जो दूसरी साइड है वो भी यही कह रही है कि हमने इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी। एक तरफ तो इमरान खान है जो कह रहे हैं मैंने कोई डील नहीं करनी, तो दूसरी साइड भी पिछले 2 दिन से यही कह रही है, क्योंकि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली मोइन गंडापुर और सूबाई कैबिनेट के कुछ मिनिस्टर्स को बुलाया था, उनके साथ को बातचीत की थी, उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। तो अब पिछले 2 दिन से वो भी यही कह रहे हैं कि जी हमने भी इमरान खान के साथ कोई डील नहीं करनी, और इमरान खान भी यही कह रहे हैं। हाँ, जराए तो ये बता रहे हैं मीर साहब के एस्टैब्लिशमेंट की जो पोजीशन है खासतौर पर 9 मई के हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। वो अभी भी यही कह रहे हैं कि जो इसके प्लानर्स थे, जो सहूलतकार थे, जो एग्जीक्यूटर्स थे, उनके हवाले से वही पॉलिसी है जो माजी में थी, उसमें तो किसी किस्म की लचक नहीं है, अनलेस एंड अनटिल ये आके एतराफ़ करें कि हमसे गलती हुई और माफ़ी मांगी जाए इस पर। जी, आप शहजाद साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन है 9 मई के हवाले से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो यही तो मैं कह रहा हूं कि
इमरान खान की भी जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पोजीशन है उसमें रत्ती भर भी कोई तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो दिन ब दिन उनका जो मौक़िफ़ है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो सख्त से सख्त तर होता जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि जो पिछले 3-4 महीने में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के जरिए इमरान खान साहब के साथ जो बातचीत करने की कोशिश की गई उसमें उनको नाकामी हुई है। तो वो देख रहे हैं कि इमरान खान तो बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है, वरना क्या जरूरत थी? क्या अली मीन गंडापुर पे 9 मई का केस नहीं है? क्या बहुत से जो दीगर सूबाई वुज़रा हैं केपीके के उनमें से कई जो हैं उन पर 9 मई के केसेस हैं, तो फिर क्यों उनको बुलाया जाता है? क्यों उनके साथ खाने खाए जाते हैं या उनको खाने खिलाए जाते हैं? लेकिन मीर साहब ये बताइएगा, कल जो गुफ्तगू उनकी साफियों के साथ जो गुफ्तगू हुई इमरान खान की, उसमें एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि जब जनरल बाजवा हमारी हुकूमत ख़त्म करने पे तुले हुए थे, हमें शक था, लेकिन फिर भी मैंने एक कमेटी बनाई जो मुज़ाकरात करी थी जनरल बाजवा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के वक्त। उसके बाद कह रहे हैं जब हमारी हुकूमत चली गई तब भी मैं जनरल बाजवा से 2 दफ़ा मिला और हमने बातचीत की, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिराने वाले के साथ भी मैं बैठ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठना चाहते जिनके बारे में वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने हमें सिर्फ बताया था कि वो करप्ट हैं। और आज भी जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे भी वो इस वक्त फिलहाल बड़ा सख्त लहजा अपनाए हुए हैं। तो सोच क्या रहे हैं फिर इमरान खान? देखिए, इमरान खान की जो सोच है उसको समझने के लिए कोई आपको ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो जो कहते हैं कि मैंने जनरल बाजवा के साथ भी मैंने मुलाकात कर ली थी, तो इमरान खान साहब जो है वो पैगाम ये दे रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर आपको मेरे साथ आगे बातचीत करनी है तो बातचीत ये करनी है कि आप ये माने कि आपने मेरी हुकूमत गलत गिराई और आपने मेरे खिलाफ जो मुकदमे बनाए वो गलत थे, आपका जो मेरे बारे में रवैया था वो गलत था, आप गलत है मैं सही हूं। तो जब आप मान लेंगे कि मैं सही हूं आप गलत है, इसका मतलब है कि मामला ठीक हो गया। ये मतलब है, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आ रही? खान साहब कहते हैं कि आप मेरे पास आए, मैं आपके साथ मिलने के लिए तैयार हूं, आप आके मुझे ये कहें कि खान साहब आप ठीक थे हम गलत थे। ये है सारी बात। अच्छा, और इस वक्त जो पीटीआई के अंदर मामलात हैं उससे कितना आपके ख्याल में पार्टी को नुकसान हो सकता है? कोई कमेटी बनती है, उस पर तनकीद शुरू हो जाती है, इंटरनल फाइटिंग भी हमें नजर आ रही है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हो रही है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि अब ये मामला इस स्टेज पे पहुंच गया है कि एक दूसरे पे एजेंट होने के इल्जाम लग रहे हैं। बल्कि कल तो इमरान खान ने भी ये बात कही है कि हमारी पार्टी में कुछ लोग जो हैं वो राब्ते में एस्टैब्लिशमेंट से वो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। देखिए शहजाद साहब, ये कोई तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ये नई चीज तो है नहीं है, ये तो साल हर साल से तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग है। जब 2018 में इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से कुछ दिन पहले मैंने उनको इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा जी कि आपकी पार्टी में 2 ग्रुप हैं, एक जहांगीर तरीन ग्रुप है, एक शाह महमूद कुरैशी ग्रुप है, ये दोनों आपस में लड़ते हैं, तो आप इनकी लड़ाई खत्म क्यों नहीं कराते? तो अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि हाँ ये वक्त गुजरने के साथ साथ ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन वो लड़ाई खत्म नहीं हुई और आज शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल में हैं, इमरान खान के साथ हैं, और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी अलग से पार्टी बनाई थी और वो इलेक्शन हार गए और उनका रास्ता अब जुदा हो चुका है। तो ये अब इमरान खान साहब को 8 महीने हो गए हैं जेल में है वो, और उनके जो नाकदीन थे या वो लोग थे जो हमें कहते थे कि ये इमरान खान जो है ये तो 8 घंटे भी जेल की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो वो बड़े हैरान हैं कि ये 8 महीने गुजर गए हैं। तो उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा एक मशगला बन गया हुआ है कि इमरान खान की पार्टी के अंदर फलां आदमी जो है वो फलां के बारे में ये बात कर रहा है, फलां आदमी फलां के बारे में ये बात कर रहा है। तो आप देखें ना, ये तो साल हर साल से पीटीआई में ग्रुपिंग चल रही है, क्योंकि ये एक बड़ी जमात है और तमाम बड़ी जमातों में ग्रुपिंग होती है। ये बात मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी पार्टी के जो कुछ लीडर हैं, मसलन मैं आपको नाम बता देता हूं, बैरिस्टर गौर खान साहब हैं जी, और शिबली फराज साहब हैं और अली जफर साहब हैं, ये 3-4 लोग जो हैं, हामिद खान साहब हैं, इनको इमरान खान साहब ने बताया हुआ है कि उनके ख्याल में पार्टी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का कौन कौन आदमी है, उन्होंने बताया हुआ है इनको। अच्छा, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जी ये जो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं इनको हम उठा के बाहर तो फेंक नहीं सकते, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन जीत भी गए हैं। तो अब खान साहब जो है उनके साथ खेल रहे हैं और उनको अपने साथ भी रखते हैं, फिर उनको अपने साथियों से जलील भी करवा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब जो है क्योंकि जेल में है, तो जेल में जो आदमी होता है उसको किसी ना किसी मशगले की जरूरत होती है। तो एक तरफ उनके जो मुखालफीन है वो ये लुत्फ उठा रहे हैं कि वो टीवी पे लोगों को लड़ा के आपस में फिर वो खुश होते हैं कि जी पीटीआई में बड़े इख्तिलाफ आते हैं। एक तरफ इमरान खान साहब जो है वो भी खुश हो रहे हैं, मशगला बना हुआ है इस वक्त।
वो उनके ख्याल में जो एस्टेब्लिशमेंट के खास लोग हैं उनकी पार्टी में, वो उनको जलील करवा रहे हैं अपनी पार्टी के मुख्तलिफ लोगों से। तो ये खेल चल रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ईद के बाद ये जो लड़ाई है, अंदरूनी लड़ाई, ये पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई जो है, ये मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो ऊपर चली जाएगी, और पीटीआई की जो अंदरूनी लड़ाई है पीछे चली जाएगी। और जो मुस्लिम लीग नून की जो अंदरूनी लड़ाई है वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि वो ऐसे लोगों की भी लड़ाई बन जाएगी जिनको खुद मुस्लिम लीग नून ने सेनेट के इलेक्शन में अपने वोटों से उनको सेनेटर बनाया, और वो सेनेटर बन चुके हैं। और अब मुस्लिम लीग नून को एहसास हो रहा है कि गलती होगी, और मुस्लिम लीग नून इनके साथ बाकायदा लड़ाई शुरू करेगी, बाकायदा लड़ाई शुरू करेगी। और ये जरा आज आप लिख के रख लें अपने पास। लेकिन मीर साहब, फिर राना सनाउल्लाह बड़े अहम रहनुमा है, वो तो ये कह रहे थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि सेनेटर उनको मुंतखब करवाया, वो कह रहे हैं कि ये तो जमानत है हमारी हुकूमत चलने की, ये ना होते तो शायद हमारी हुकूमत को बड़े मसाइल होते हैं। ये तो गारंटर है हमारी हुकूमत चलने के। राना सनाउल्लाह जो है वो इसमें मैटर नहीं करते। अच्छा, लड़ाई जो है वो उनके ऊपर के लेवल की है, और वो बहुत बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगी। सही। और ये बताइएगा कि हुकूमत जिस लिहाज से चल रही है, जो पीपल्स पार्टी की खामोशी है, चाहे जजेस का मामला आया उस पर पीपल्स पार्टी खामोश, माशी इशूज पे पीपल्स पार्टी खामोश, तो क्या ये इत्मीनान की बात होनी चाहिए, कंफर्ट की बात होनी चाहिए नून लीग के लिए, या ये परेशानी की बात होनी चाहिए कि किसी इशू पर इस वक्त पीपल्स पार्टी कोई पोजीशन नहीं ले रही है? इसलिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक तो मरकज में बहुत से मामलात पे वो खुश नहीं है, उनके इख्तलाफात जो हैं वो आपको पता है। इरसा के चेयरमैन के मसले पे उनके इख्तलाफात थे, फिर और भी 3-4 मामलात पे उनके इख्तलाफात हैं। सिंध में पुलिस अफसरान, अहम ब्यूरोक्रेट्स की तकर्रियों के मामले में भी उनके इख्तलाफात थे। कुछ मामलात हल हो चुके हैं, कुछ अभी होने बाकी हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम जन्म ले रहा है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, वो प्रॉब्लम बलोचिस्तान में जन्म ले रहा है। और वहां पर जो प्रॉब्लम है उसके नतीजे में जो सरफराज बुख्ती साहब की जो हुकूमत है उसको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो पीपल्स पार्टी के लिए मामलात उनके लिए भी अच्छे नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के लिए भी अच्छे नहीं है। और इनकी जो लड़ाई होगी आपस में मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की, उसका फायदा अल्टीमेटली इमरान खान को होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के बाद एक और मामले पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। 3 रोज पहले दी गार्डियन की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत की सरहद पार दहशतगर्दी और मुखालफिन को चुन चुन कर कत्ल करने का मामला आलमी मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है। हम भी अपने पिछले 2 प्रोग्राम्स में मुसलसल ये बता रहे हैं कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के बयानिए को दहशतगर्दी का हथियार बना लिया है, और कैसे भारत इन इंकशाफात के बावजूद दिफाई पोजीशन पर जाने के बजाय दहशतगर्दी का फखरिया एतराफ कर रहा है। मगर मामला यह है कि भारत की दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत ने पिछले कुछ सालों में इसका दायराकार अमेरिका, कनाडा और बरतानिया तक बढ़ा दिया है, जहां खालिस्तान तहरीक से वाबस्ता कई सिख रहनुमा भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के रडार पर हैं। अहम बात यह कि भारतीय रियासत पंजाब में किसानों के शदीद एहतजाज और इस एहतजाज के नतीजे में मोदी हुकूमत की पॉलिसी यू टर्न के बाद बैरून मुल्क सिख रहनुमाओं को निशाना बनाने का सिलसिला तेज हो गया है, क्योंकि भारत का इल्जाम है कि बैरून मुल्क मुकीम सिख शहरी भारत में होने वाले इन मुजाहरों को हवा देते हैं, और इनकी ज्यादातर फंडिंग भी अमेरिका, बरतानिया और कनाडा से होती है। इस हवाले से पिछले साल जून में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा में कत्ल ने भारत के इस खुफिया हाथ को बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय इंटेलिजेंस एहलकारों को इसका बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया और भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि इसके पास इस कत्ल से मुतल्लिक ठोस शवाहिद मौजूद हैं। पहले तो भारतीय हुकूमत इस कार्रवाई से इनकारी रही, मगर अमेरिका और कनाडा के मुसलसल दबाव पर होने वाली तहकीकात में भारत ने इसका जिम्मेदार एक रोग एजेंट को करार देते हुए तहकीकात बंद कर दी। मगर इसके बाद भी बैरून मुल्क सिख शहरियों को निशाने बनाने का सिलसिला रुका नहीं। पिछले साल नवंबर में भारतीय इंटेलिजेंस ने खालिस्तान तहरीक के एक और नामवर सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, मगर इस बार मकाम कनाडा नहीं बल्कि अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क था, जहां अमेरिकी खुफिया इदारों ने एक डबल एजेंट की मदद से पन्नू के कत्ल के मंसूबे को नाकाम बनाते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक का ताल्लुक भारत की सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से था। भारत की इस कोशिश के बाद अमेरिका ने भारतीय हुकूमत को वार्निंग जारी की, मगर भारत इसके बाद भी बाज ना आया, क्योंकि अब भी अमेरिका, कनाडा और बरतानिया समेत दीगर ममालिक में मुकीम सिख शहरियों को मुसलसल जान के खतरात की धमकियां मिल रही हैं। जबकि सिख रहनुमा निज्जर और पन्नू को निशाना बनाने से पहले पिछले साल मई में एक और हाई प्रोफाइल सिख रहनुमा परमजीत सिंह पंजवर को लाहौर में कत्ल किया गया था, जिसके बाद भारतीय मीडिया में इसे भारत की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया गया।
इस पूरे मामले का सबसे अहम पहलू यह है कि इस वक्त भारत की ट्रांसनेशनल टेररिज्म का मरकजी हदफ वो सिख रहनुमा है जो भारतीय पंजाब को भारत से आजाद करवाकर खालिस्तान के क्याम की तहरीक चला रहे हैं। इसी तहरीक से वाबस्ता एक तंजीम सिख फॉर जस्टिस के बानी रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो खुद भारतीय खुफिया एजेंसी के हमले में बाल बाल बचे थे। पन्नू अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत दीगर ममालिक में खालिस्तान के क़याम के लिए कामयाब रेफरेंडम करवा चुके हैं, जिस पर भारतीय हुकूमत उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनकी तंजीम पर पाबंदी लगा चुकी है और अब वो भारत की हिट लिस्ट पर नंबर 1 टारगेट हैं। उनसे हम मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू। पन्नू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कुछ डिटेल्स तो हमने बता दी हैं कि क्यों आप इंडिया की हिट लिस्ट पर नंबर 1 टारगेट हैं, लेकिन जरा आपकी ज़बानी भी हम सुनना चाहेंगे कि क्यों इस वक्त आप इंडिया के निशाने पर हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल साहब, सत श्री अकाल एंड सलाम टू जियो व्यूअर्स। देखो, जिस तरीके नाल तुसी दस्या ऑलरेडी कि जिहड़ी मोदी दी हुकूमत है इस वक्त वो पंजाब जो है भारत दे कब्जे विच, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਰੀਖ 1984 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ। ਸੋ ਬਿਕਮਿੰਗ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। 2014 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਔਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਕੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਰੋਕੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। सही, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में पन्नू साहब ये बताया था कि बाकायदा एक ट्रांसनेशनल टेररिज्म की पॉलिसी है मोदी हुकूमत की, जिसके तहत वो पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाकयात करवा रहे हैं, यूएस में भी करवाए, कनाडा में भी करवाए, तो ये तो बाकायदा उनकी एक पॉलिसी है। लेकिन आप लोगों को कब इसका अंदाजा हुआ कि अब वो सिख रहनुमाओं को बाकायदा कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्या जो आपके दोस्त जिनका कत्ल कनाडा में हुआ, निजर साहब का, उसके बाद पता चला या उससे पहले भी आपको आइडिया था कि अब एक हार्ड पोजीशन ले लिया है इंडियन रियासत ने आपके ऊपर? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਔਰ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੰਮਾ ਯੂਕੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸੋ 2019 ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਔਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। जी बिल्कुल, वो राजनाथ सिंह का ये बयान था और हम समझ रहे थे गार्डियन की रिपोर्ट के बाद इंडिया इस पे
रिविजिट करेगा या बैकफुट पे जाएगा, बट वो तो इसको अब अपने इलेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। बट ये अभी मैं इस पर ज़रा डिटेल में और बात करूंगा, लेकिन मुझे बताइएगा, क्योंकि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था आपके दोस्त निजर साहब के साथ जिनको कनाडा में कत्ल किया गया, लेकिन आपके ऊपर जो हमला हुआ, यू सर्वाइव दैट, और उसमें एक डबल एजेंट थे जिसकी वजह से शायद वो असैसिनेशन का जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। इस बारे में जरा बताइएगा, क्या प्लान था और कैसे बचत हो गई आपकी? देखो, जिस तरीके नाल उन्होंने पहला निजर दा राजसी कतल किया, उसे तरीके नाल उन्होंने राह दे एजेंट्स ने इत्थे कुछ हिटमैन्स ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਜੋ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਟਮੈਨ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਏ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਾਹ ਦਾ ਏਜੰਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ CC1 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਚੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮੰਤ ਗੋਇਲ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਵਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਆਰਡਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। सो यू वर लकी कि जब ये प्लान हुआ और जिसको टारगेट दिया गया था कि वो न्यूयॉर्क में इसको आगे हिटमैन वगैरह असाइन करेगा, वो डबल एजेंट था, एंड दिस इज हाउ यू सर्वाइव्ड। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਹਾਇਰਡ ਅ ਰੋਂਗ ਹਿਟਮੈਨ, ਬਟ देयर ਅਟੈਂਪਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਸ਼ੀ ਗੋਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ 15 ਮਿੰਟਸ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਰਾਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਸੇਜ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ नेबर सामने नहीं लेके आते। अच्छा, ठीक। तो मुझे ये बताइएगा पन्नू साहब कि आपके केस में तो हमने देखा यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने 2 इंडियन जो नेशनल्स थे उनको चार्ज किया, इंडाइट किया, जिसमें एक तो CC1 है, उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया, दूसरे निखिल गुप्ता है, और जो CC1 है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स से उनका जो है ताल्लुक बताया जाता है। तो आप मुतमईन हैं ना सिर्फ अपने हवाले से, बल्कि जो आपके जैसे दोस्त निजर का कत्ल हुआ कनाडा में, जो यूके में आप बता रहे हैं कि मुसलसल थ्रेट्स मिल रही हैं जो सिख लीडर्स हैं उनको, तो आप मुतमईन हैं जिस तरह का रिस्पॉन्स इन कंट्रीज की तरफ से आया है, या आपके ख्याल में ये रिस्पॉन्स ज़्यादा पावरफुल हो सकता था? क्योंकि हमने देखा इनिशियली तो जब निजर साहब का भी कत्ल हुआ तो इंडिया ने कहा नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो इन्वेस्टिगेट भी नहीं करना चाह रहे थे। बाद में यूएस और कनाडा की वजह से प्रेशर आया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और बाद में उन्होंने कहा ये कोई रोग एजेंट था, केस खत्म कर दिया। सो डू यू थिंक दीज कंट्रीज कलेक्टिवली कैन डू मोर, या अब इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इतना बड़ा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इन सब कंट्रीज के लिए कि वो ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहे? देखो इकबाल साहब, ये बड़ा पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ
ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 1.5 ਲੱਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਕੈਪੇਬਲ, ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਗੇਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਦੈਟਸ ਏ ਸ਼ੈਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਧੱਬਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਆਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਪਾਰਟਨਰਸ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ, अटैक तो। अब मुझे पन्नू साहब इसमें जरा एक दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आपने खुद कहा 2019-20 में 2019-20 में रिवॉर्ड रख दिया आपके ऊपर, आपके दोस्तों के ऊपर, और इसके बाद हमने ये भी देखा है कि मुसलसल वो आपको एक्यूज कर रहे हैं फॉर टेररिज्म। आपके 2019 जुलाई में, 2019 जुलाई में जो आपकी मूवमेंट है सिख फॉर जस्टिस, उसमें उसके ऊपर 12 क्रिमिनल केसेस कर दिए। इस जो सिख फॉर जस्टिस है उसको बैन कर दिया। मोहाली ब्लास्ट का जो इल्ज़ाम है वो भी एसएफजे पे लगाया। इसके अलावा पंजाब में ब्लास्ट हुआ था, उसका भी वो कह रहे हैं कि ये तो क्लेम किया है सिख ऑफ जस्टिस मूवमेंट ने, सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट ने, कि ये हमने करवाया है। तो वो तो आप पे मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो मूवमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पीसफुल नहीं है, वो वोट के जरिए नहीं है, वो बाकायदा दहशतगर्दी उसमें आप कर रहे हैं, वहां पे टेररिज्म कर रहे हैं। जी देखो, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਨੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ US ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੰਟਰਪੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਨੂ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏਗਾ। सही, अब ये आज़ाद कैसे होगा ज़रा बताएं, क्योंकि आपने जो अपनी मूवमेंट शुरू की उसके बाद आपने रेफरेंडम करवाया अमेरिका में भी, लंदन में भी, स्विट्ज़रलैंड में, इटली में, और ये तमाम रेफरेंडम सक्सेसफुल थे और इसमें लाखों लोग आए हैं, लाखों सिख लोग जो आए उन्होंने आपको सपोर्ट किया। बट इंडिया में ये जो मूवमेंट है अब खालिस्तान की, ये तो इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। हाँ, अभी भी कुछ लोग हैं, इंडियन हुकूमत उनको पकड़ लेती है, लेकिन वहाँ ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो ओवरसीज़ में एक सक्सेसफुल रेफरेंडम करवा के आप इंडियन पंजाब को कैसे अलग करेंगे, पंजाब को इंडिया से कैसे अलग करवा लेंगे, कैसे आज़ाद करवा लेंगे? नहीं देखो, ਤੁਹਾਨੂੰ उसका जवाब इंडिया ऑलरेडी दे चुका है कि इंडिया 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ बना के। क्या उनको वाकई ये फेयर है, ये फेयर है उनका कि ये मूवमेंट इतनी कामयाब हो जाएगी कि पंजाब को ये वाकई आजाद करवा लेंगे? या क्योंकि आप जब या आप या आपके साथी डायरेक्ट अटैक करते हैं नरेंद्र मोदी को, तो उस वजह से वो गुस्सा है और उस वजह से आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं?
ਦੇਖੋ ਪਰਸਨਲ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜੋਗੇ 2018 2019 ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2018 ਚ ਲੰਡਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, 2018 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 68% ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। That's when they started targeting Khalistan referendum activists and me. ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? सही, वो नहीं चाहते कि रेफरेंडम हो। सही, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੇ, which they are not successful. They were successful in the past, in the 90s, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣਾ ਕੇ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, this is a peaceful and democratic process and we follow the laws of the nations, चाहे वो अमेरिका है चाहे कनाडा। आखिर में पन्नू साहब एक ये बात करना चाहूंगा, जहां आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे सिख लीडर्स हैं जो इंडिया के इस वक्त टारगेट पर हैं, उन पर अटैक हुए हैं, वो अंडर थ्रेट अभी भी हैं। वहीं पे अब ये भी देख रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट खालिस्तान मूवमेंट को कवर कर रहे हैं वो भी अंडर थ्रेट हैं। और जियो न्यूज़ के रिपोर्टर मुर्तज़ा अली शाह, जिन्होंने खालिस्तान मूवमेंट पे बार बार रिपोर्ट किया है और शुरू से इसको कवर करते हुए आए हैं, वो भी इस वक्त अंडर थ्रेट हैं, उनको भी थ्रेट मौसूल हो रही है। यानी कि जो लीडर्स हैं वो तो एक तरफ, जो रिपोर्ट कर रहे हैं उनको भी थ्रेट मिल रही है। ਜੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੰਡਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ VOTING ਹੋਈ ਸੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021, ਉਸ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਹੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ UK ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ, जो उनकी बात कर रहे हैं उनको भी टारगेट करना चाहते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਊ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ, ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2047 you will see that there is not going to be any map of India. It will be balkanized, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ। सही, बहुत बहुत शुक्रिया पन्नू साहब फॉर योर टाइम। पहले भी आप पे हमला हो चुका है, वी होप यू स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस।